हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल JR क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड RO ARO समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की क्लास। और हिंदी की क्लास में हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करेंगे शासकीय पत्र के बारे में। शासकीय पत्र के बारे में हम लोगों ने 2-3 क्लास कर ली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो देख लेना। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से शुरू किया था, उसके बाद सरकारी पत्र की परिभाषा हमने देखी थी, उसके बाद हमने इसके महत्व एवं प्रयोग के बारे में चर्चा की थी। और आज हम डिस्कस करेंगे शासकीय पत्र का प्रारूप। तो शासकीय पत्र का प्रारूप कैसा होता है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अपना, जो मैंने पहले से आप लोगों से कहा कि हिंदी को करने के लिए आप लोगों को लिखना है, तो फिर A4 साइज वाले पेपर जो होते हैं उस पर ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे। और क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा, आप लोगों को जो पेपर दिया जाएगा वो लाइनिंग वाला पेपर नहीं होगा। एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, तो वहाँ पर आप लोगों को A4 साइज के पेपर वाली कॉपी मिलेगी। तो आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग अभी से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आप लोग कोई भी डाउट है उनको पूछ सकते हैं। और कोई भी चीज़ में हो मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। जैसे 2016 का जो RO ARO का पेपर था वो मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है। इसके अलावा जो सिलेबस है हिंदी का वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए डाउटफुल हैं वो आप लोग वहाँ पर से मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों की क्वेरीज वहाँ पर ली जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर प्रारूप को हम शुरू करते हैं। प्रारूप किस तरीके से लिखना है? प्रारूप का मतलब है फॉर्मेट। तो सरकारी पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। क्योंकि जब हम सरकारी पत्र को लिखते हैं तो उसका एक नियत साचा होता है। जैसे अभी हम लोगों ने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी पिछले क्लास में, तो हमने देखा कि सरकारी पत्र जो होता है वो एक विशेष साँचे में ढला हुआ होता है। यानी कि उसमें जो प्रेषक होता है, उसमें जो पत्रांक संख्या होती है, जो दिनांक है, वो सभी चीज़ें एक निश्चित स्थान में लिखे जाते हैं। और इन चीज़ों की यहाँ पर बहुत मान्यता है और इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? प्रारूप की बात कर रहे हैं। हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं। A4 पेज का अलग से पेज आप लोग देखेंगे। स्टार्टिंग से आप लोग देखेंगे जो A4 पेज है आपका, उसमें कहीं बीच से मत लिखना। जब भी आप लोग प्रारूप लिखेंगे, अगर आपके एग्जाम में भी प्रारूप आ गया, अगर कोई पेज आधा है, आपके पास आधा पेज बचा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर से आप इस प्रारूप को लिखें, तो पहली गलती आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए बिल्कुल सा नया पेज आप लोग शुरू करेंगे, नए पेज पर लिखेंगे। और कोशिश ये करें कि जो आपका A4 साइज का वाला पेपर है उसी पेपर पर पूरी चीज़ आ जाए, एक ही पेपर पर पूरा प्रारूप बन जाए, दूसरे पेपर की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम प्रारूप की। तो प्रारूप हेडिंग आप लोग डालेंगे इस तरीके से। जब आपका पेपर में आएगा तो आप लोग इस तरीके से इसको करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रारूप को। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, देखो ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। और ये लाइनिंग खींचने का मतलब, मेरा मकसद यही था कि जो A4 पेज है आपका, वो A4 पेज आप लोग इसको मान सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने A4 पेज पर लिखेंगे। तो A4 पेज में भी आप लोगों ने जो लाइनिंग लिखी होगी, पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ लाइन, कुछ स्पेस आप लोग गैप छोड़ के लिखेंगे। जैसे मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों को बताया है किस तरीके से लिखना है। बाकी हम यहाँ पर भी डिस्कस करते जाएंगे। तो लेफ्ट साइड सबसे ऊपर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रेषक। थोड़ा सा स्थान छोड़ के प्रेषक यहाँ पर आप लिखेंगे प्रेषक, ठीक है। और प्रेषक के बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। तो हिंदी का जब आप लोग पत्र लेखन करते हैं तो यहाँ पर कॉमा का विशेष महत्व है। कॉमा पर भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आप क्या करेंगे, इस प्रेषक के सीधे सामने जाएंगे, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, सीधे सामने जाना है इसकी एक सीधी रेखा पर। और यहाँ पर आपको लिख देना है पत्रांक। यहाँ पर क्या लिख देना है? पत्रांक लिख देना है, ठीक है। और डैश 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 करके इस तरीके से छोड़ देना है।
पत्रांक संख्या यहाँ पर आप लोगों को लिख लेनी है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पत्रांक संख्या क्या होती है? पत्र की संख्या होती है। इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो पत्र संख्या इसका होगा। तो पत्र संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। जब भी आप लोग सरकारी पत्र लिखेंगे देखेंगे तो वहाँ पर एक पत्र संख्या लिखी रहती है। वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखी होती है, जैसे यहाँ पर 7 to 9 ऑब्लिक, यहाँ पर कुछ अनुभाग लिखा हो सकता है, यहाँ पर लेखा अनुभाग इस तरीके से लिखा हो सकता है, ऑब्लिक फिर लिखा रहेगा, यहाँ पर फिर दिनांक इस तरीके से 2024-25। तो इस तरीके से कुछ ये पत्रांक संख्या होती है। इसका मतलब पत्रांक संख्या का मतलब है जैसे अगर आप किसी सरकारी विभाग में हैं, वहाँ पर कार्यरत है, तो आपके विभाग से कोई पत्र अगर प्रेषित किया गया है किसी अन्य विभाग को या फिर अन्य अनुभाग को, तो वहाँ पर पत्रांक संख्या का ये महत्व होता है कि आप लोगों को उस रिकॉर्ड में कहीं भी आप लोग उस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सा पत्र कब निर्गत किया है। तो इस चीज़ का रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन होता है एक रजिस्टर के थ्रू, तो वो पत्रांक संख्या यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पर पत्रांक संख्या लिखनी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डैश डैश करके छोड़ देना है प्रारूप जब हम करेंगे। तो प्रेषक का मतलब क्या होता है? प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, जो पत्र भेज रहा है उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा, किसी भी पद में जो भी व्यक्ति होगा उसका नाम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क ख ग और फिर कॉमा लगा देंगे। ये कॉमा का विशेष महत्व है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि जब भी आप लोग प्रेषक के बाद नाम लिखेंगे तो नाम आपने इस तरीके से नहीं लिखना है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ABC लिख देते हैं, XYZ लिख देते हैं, या फिर किसी ने लिख दिया कबीर लिख दिया, किसी ने राम लिख दिया। तो ये नाम इस तरीके से नहीं लिखने, कबीर, राम, XYZ, क्योंकि आप हिंदी लेखन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अंग्रेजी से बचना है। तो अंग्रेजी के लेटर हम नहीं लिखेंगे, ABC, XYZ ये नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखेंगे क ख ग, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। यानी कि प्रेषक का नाम यहाँ पर आ चुका है। तो ये सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। जब नाम आ गया है तो उसके बाद इसमें जो सेकेंड लाइन आएगी वो आएगी पदनाम की। यहाँ पर क्या आएगी दोस्तों? पदनाम। पदनाम कुछ भी हो सकता है। अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी बन गए तो आपका नाम आ जाएगा, ऊपर जो भी नाम होगा उसके नीचे आपका नाम पदनाम आ जाएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सचिव, तो ये सभी पदनाम हैं जो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना है। पदनाम के बाद भी आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? कॉमा लगा देना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर पदनाम में लिखा सचिव, सचिव के बाद आप लोगों ने इस तरीके से कॉमा लगा देना है। ठीक है, पदनाम हो गया है। पदनाम के बाद हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। पदनाम के बाद जो अगली लाइन लिखी गई होगी वो होगी शासकीय पता। यहाँ पर हम लिखेंगे शासकीय पता। ठीक है, और शासकीय पता जब हम लिखेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है प्रेषक के बारे में। तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, पूर्ण विराम हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये एक हो गया है हमारा प्रेषक के बारे में, जो पत्र भेज रहा है उसके बारे में जो जानकारी थी वो हमने सबसे शीर्ष पर लिख दी है बाईं ओर। और किस प्रकार से लिखी है? प्रेषक लिखने के बाद कुछ स्थान छोड़ा है, तब जाके आप लोगों ने उसके बारे में नाम, पदनाम, पता लिखा है। ठीक है, कोई बच्चे यहीं पर से लिखने लग जाएंगे प्रेषक के नीचे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कॉमा का विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये हो गया है यहाँ पर तक। इसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो कहाँ पर लिखना है? इस प्रेषक के ठीक नीचे, इस प्रेषक के ठीक नीचे जो भी आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, और ये शासकीय पता के एक लाइन बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सेवा में। यहाँ पर आप लिखेंगे सेवा में और फिर कॉमा लगा देंगे। सेवा में लिख के कॉमा लगा देंगे। और सेवा में का मतलब है आप किसको भेज रहे हैं। एक होता है प्रेषक, सेंडर, और एक होता है रिसीवर, जो पत्र रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा। तो सेवा में हम उसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सेवा में लिखेंगे। और जब आप लोग यहाँ पर सेवा में लिखेंगे तो इस सेवा में के सीधे सामने
जैसे हमने यहाँ पर पत्रांक लिखा है उसके ठीक नीचे और सेवा में इस वाली लाइन पर आप लिखेंगे दिनांक। यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया दिनांक। दिनांक जो भी आपकी होगी, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम फॉर्मेट पे लिखेंगे। दिनांक के बाद आप यहाँ पर स्थान लिखेंगे कॉमा करके। दिनांक जो भी दिनांक होगी यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद स्थान, फिर डैश डैश करके यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो इतनी बात हो गई है। सेवा में इसके ठीक सामने स्थान, दिनांक, ये सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। जब सेवा में लिखा है तो इसके बारे में भी लिखेंगे कि हम किसको भेज रहे हैं, जो रिसीवर है उसकी जानकारी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर सेवा में के बाद जैसे हमने क ख ग नाम लिखा है, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। तो नाम हमने लिखा अ ब स, अ ब स नाम लिखा, उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब ये अ ब स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हमने लिखा है क ख ग। अब आप लोग ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर भी क ख ग लिख दिया। क ख ग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करने वाला है उसका सेम नाम नहीं होगा। अगर हम प्रारूप के बारे में के लिहाज से देखें तो ये अलग अलग व्यक्ति होंगे। ये भेजने वाला भी अलग व्यक्ति है और प्राप्त करने वाला भी अलग व्यक्ति है, तो दोनों का नाम अलग अलग आएगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक्स कर देते हैं, वो दोनों जगह क ख ग लिख के आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर प्रारूप के लिहाज से बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अ ब स दूसरा नाम लिख देना है, उसके बाद हम इसका पदनाम लिख देंगे, क्योंकि जिसको हम भेजने हैं उसका कोई ना कोई पद होगा, तो उसका पदनाम हमने यहाँ पर लिख दिया। पदनाम के बाद हम यहाँ पर फिर से वही शासकीय पता हम लिख देंगे। हमने लिखा शासकीय पता, और शासकीय पता लिखने के बाद पूर्ण विराम हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये हो गया है सरकारी पत्र का ऊपर का प्रारूप, जिसमें हमने प्रेषक के बारे में, जो सेंडर है उसके बारे में लिखा, फिर उसके बाद रिसीवर के बारे में लिखा, जो पत्र को प्राप्त कर रहा है। उन दोनों के हमने नाम, पदनाम, पता लिख दिया है। इसके बाद हमारा जो काम होगा वो रहेगा विषय का। अब हम यहाँ पर लिखेंगे विषय के बारे में। वैसे हम यहाँ पर अनुभाग भी लिखते हैं, अनुभाग भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम अगर एक प्रारूप की देखें तो प्रारूप के लिहाज से तो यहाँ पर आप विषय लिखेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने लिखा विषय, और विषय किसके नीचे से लिखना है, ये प्रेषक के नीचे सेवा में, और सेवा में के ठीक नीचे विषय आप लिखेंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें कि प्रेषक के ठीक नीचे सेवा में, सेवा में के ठीक नीचे विषय आएगा। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, आपने ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर विषय लिख दिया जहाँ पर मर्जी आई, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो ये एक सटीक प्रारूप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेवा में के ठीक नीचे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे विषय। विषय आप लोगों ने लिखा, इस तरीके से आप फिर विषय को इस तरीके से इसके लिए डैश डैश लाइन करके लिखेंगे, और फिर यहाँ पर आप अंतिम में यहाँ पर लिख देंगे के संदर्भ में, के संदर्भ में, और यहाँ पर फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तो विषय लिखा, जो भी विषय है अंतिम हम लिखेंगे के संदर्भ में। तो जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके संदर्भ में हमारा क्या आ गया, विषय आ गया है। तो इतनी बात हुई क्लियर, आई होप क्लियर हुई होगी। तो ये आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम थोड़ा और आगे को चर्चा करेंगे इस पर। देखो यहाँ पर मेरा बोर्ड जो है वो थोड़ा छोटा है, जिससे कि एक ही पेज, एक ही बोर्ड पर सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको रब कर रहा हूँ, और इसी के नीचे, विषय के ठीक नीचे आप लोग लिखेंगे, अलग पेज में नहीं लिखेंगे, विषय के ठीक नीचे लिखेंगे, लेकिन मैं इसको रब करके लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो आपने कैसे लिखा, यहाँ पर विषय लिखा होगा। ठीक है, मैं विषय वाला ऊपर लिख देता हूँ। आप विषय के संदर्भ में, यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है। ठीक है,
के संदर्भ में, यहाँ तक आप लोगों ने लिखा है। इसके ठीक नीचे क्या लिखना है, अब इसके ठीक नीचे आपको क्या लिखना है, विषय के ठीक नीचे लिखना है महोदय। यहाँ पर आपने लिखना है महोदय ऑब्लिक महोदया, महोदया। तो महोदय ऑब्लिक महोदया, महोदय तो हम पुरुष के लिए लिखते हैं और महोदया महिला के लिए लिखते हैं। तो ये कॉमन सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद एक लाइन नीचे यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ना कि यहाँ पर से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग जो हमारा अब मेन है, मेन बॉडी है, उसको अब हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे हम बचपन में लिखते आए हैं, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि जब आप लोगों ने लेटर लिखा होगा, तो जब हम महोदय के बाद मुख्य इसका मुख्य भाग जो लिखते हैं, मेन बॉडी जो लिखते हैं, उसमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अधो हस्ताक्षरी, अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश, यह कहने का निर्देश। अब आप जब दूसरी लाइन लिखेंगे तो आप इस महोदय के नीचे से लिखेंगे, ना कि इस अधो हस्ताक्षरी के। तो अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि, अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि, इसके बाद आपका जो भी लेटर होगा उसको आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। जो भी विषय आपका था, जो विषय यहाँ पर आप लोगों ने लिखा था, इसके बारे में जो भी मुख्य भाग में आपको लिखना था, जो भी समस्या आप लोगों ने लिखनी थी, जो भी आपने दिशा निर्देश देने थे, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर आदेश देने थे, वो आप इस प्रकार से नीचे को लिखना शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो पहला स्टार्टिंग हमने मुख्य भाग में लिख रखा है, अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि, इसकी जगह हम एक और लाइन भी लिख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस को लिखना चाहे, इसको भी लिख सकता है, अन्यथा किसी एक और सेंटेंस में यहाँ पर लिख देता हूँ, उस सेंटेंस को भी यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं उपर्युक्त विषयक, उपर्युक्त विषयक अधो हस्ताक्षरी, उपर्युक्त विषयक अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि। तो फिर आप अपनी लाइन लिखना शुरू करेंगे। या तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि, या फिर आप लोग इसको ना लिख के ये लिखेंगे उपर्युक्त विषयक अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि। तो ये दोनों चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि उपयुक्त के संदर्भ में मुझे कहने का यह निर्देश हुआ है कि। तो आप लोग इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक रहेगा वो ये रहेगा कि अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि। तो मैं एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, आप लोग बाकी और चीज़ों को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मेट बना रहे हैं तो कोई एक लाइन आप लिख सकते हैं। तो मैंने एक लाइन यहाँ पर लिख दी है। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर दूसरी लाइन भी आप लोग यहाँ पर से शुरू करेंगे इस तरीके से। अब देखो, कोई बात जब आप लोग लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में कॉमा भी आ सकता है, क्योंकि एक ही बात एक ही पैराग्राफ में पूरी एक बात तो हो नहीं सकती। दो छोटे छोटे पैरा में आप लोग लिखेंगे अगर, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या करें, कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं थोड़ा सा और इम्प्रेसिव बनाने के लिए। और जब आपका एक पैराग्राफ पूरा हो गया है तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये एक पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया अधो हस्ताक्षरी से लेकर इस पैराग्राफ तक। अब आप लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, जहाँ से आप लोगों ने लिखना शुरू किया है यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे। अगर आप
इस पत्र को ज़्यादा उसमें लिखना है विस्तार पूर्वक, और आपके पास बहुत सारी बातें लिखने के लिए हैं, तो पैराग्राफ चेंज करेंगे। जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो पैराग्राफ संख्या में यहाँ पर प्रस्तर संख्या 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद आप फिर थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। यहीं से लिखना शुरू नहीं करेंगे, इस 2 के तुरंत बाद लिखना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि कुछ गैप छोड़ेंगे, जिसमें 1 या 2 शब्द का गैप आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पर से लिखना शुरू करेंगे, थोड़ा सा आगे से, यहाँ से इस तरीके से, या फिर यहाँ से जहाँ से आप लोगों ने अधो हस्ताक्षरी को लिखा है, जहाँ से आपने अधो हस्ताक्षरी लिखा है, यहीं से आप लोग दूसरा पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे इस तरीके से। तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा 2-3 लाइन में जो भी है। तो आप फिर पूर्ण विराम या फिर फुल स्टॉप लगा सकते हैं यहाँ पर। अब देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जब विशेषता बताई थी, तो विशेषताओं में एक विशेषता ये भी बताई थी कि जब हम किसी लेटर को लिखते हैं तो उसमें जो पैराग्राफ जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्रमांक संख्या लिखते हैं, और क्रमांक संख्या में हम क्रम संख्या 1 नहीं लिखते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि यहाँ पर मैंने क्रम संख्या 1 नहीं लिखा है। मैंने पिछली क्लास में विशेषताओं में यही बात की थी कि हम क्रम संख्या 1 नहीं लिखेंगे। क्रम संख्या 1 अपने आप ही अंडरस्टूड है कि वो पहला पैराग्राफ है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी नंबरिंग 1 नहीं करेंगे, हम सीधे नंबर 2 से करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ये इसको नंबर 1 करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर नंबर 1 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पहला नंबर का जो पैराग्राफ है वो हमने लिख दिया है, लेकिन पहले वाले पैराग्राफ में हम क्रमांक संख्या नहीं लिखेंगे। तो हम दूसरा पैराग्राफ जब शुरू करेंगे तो इसमें क्रम संख्या 2 लिखेंगे। तो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको तीसरा पैराग्राफ भी लिखना है तो तीसरा पैराग्राफ आप इस तरीके से लिखेंगे, और फिर कुछ स्थान छोड़ के इस तरीके से तीसरे पैराग्राफ को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मुख्य बॉडी। पैराग्राफ आप लोगों ने लिख लिए हैं, जो भी आप लोगों को बातें कहनी थी आप लोगों ने इस पैराग्राफ के अंतर्गत कह दी हैं। ठीक है, तो ये वही चीज आप लोग लिखेंगे जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखो मैं इसको रब कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, तो आप लोगों को इसी के नीचे से लिखना है, इसी के नीचे से आपको लिखना है। दूसरे पेज में नहीं लिखना है, बल्कि इसी पेज में लिखना है। ये हमने क्रम संख्या 3 डाली थी, 3 डालने के बाद इस तरीके से हमने लिखा था, ये पूर्ण विराम लगाया था, और जहां पर आपका ये पूर्ण विराम समाप्त हो गया, यहां पर आप लोग लिखेंगे भवदीय, यहां पर आप लोग लिखेंगे भवदीय या फिर भवदीया। यहां पर आप क्या लिखेंगे, भवदी लिखेंगे अगर पुरुष है, अगर महिला है तो भवदीया का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप भवदी लिखेंगे। उसके बाद यहां पर हम करेंगे हस्ताक्षर, यहां पर हम करेंगे हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर के नीचे हम लिखेंगे नाम, हस्ताक्षर के नीचे हम लिखेंगे नाम। ठीक है, और नाम के नीचे से हम लिख देंगे यहां पर पद नाम, यहां पर हम लिख देंगे क्या, पद नाम। और ये जो नाम है वो ब्रैकेट में ही आएगा, ये ब्रैकेट का भी महत्व है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट को बनाएंगे। ये ना सोचे कि मैंने ब्रैकेट बना दिया तो आप लोग नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट को आपको बनाना है। अब भवदी कौन लिखेगा, भवदी वो लिखेगा जिसने यहाँ पर शुरुआत में आप लोग अपने लेटर पर देखें जो प्रेषक लिखा है, जो प्रेषक हमने लिखा था क ख ग, वही व्यक्ति जो क ख ग प्रेषक है वो अपना यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना पदनाम लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भवदी के नीचे जो ये सारी चीजें आने वाली हैं, ये किसकी आने वाली हैं, ये जो प्रेषक है वो उसका हस्ताक्षर आएगा, उसका नाम आएगा, उसी का पदनाम आएगा। इतनी बात हुई क्लियर कि यहाँ पर भवदी में किसका नाम पदनाम हस्ताक्षर आएगा, तो जिसका हमने प्रेषक में उल्लेख किया था क ख ग, उसी का यहाँ पर भवदी में आएगा। इसके बाद आप लोग
अगली लाइन में क्या लिखेंगे देखेंगे यहाँ पर। अगली लाइन देखो, यहाँ पर पदनाम समाप्त हो गया है, तो अगली लाइन कहाँ से शुरू होगी? अगली लाइन यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, यहाँ पर से। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पृष्ठांकन संख्या, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इसी की सीध में यहाँ पर से पृष्ठांकन संख्या, और पृष्ठांकन संख्या में हम लोग वही संख्या को यहाँ पर मेंशन करते हैं जो शुरू में हमने यहाँ पर पत्रांक संख्या लिखी थी। आप लोग अपने पत्र में सबसे ऊपर से राइट साइड में देखेंगे पत्रांक, वही पत्रांक संख्या हम पृष्ठांकन संख्या में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे यहाँ पर तद दिनांकित। तद दिनांकित, तद दिनांकित का मतलब है जिस दिनांक में आप लोगों ने पत्र जारी किया है उसी दिनांक को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया है अगली लाइन। अब आप यहाँ पर अगली लाइन से लिखेंगे, पृष्ठांकन के नीचे से लिखेंगे प्रतिलिपि निम्न को, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। हमने क्या लिखा कि प्रतिलिपि, जो भी हमारी प्रतिलिपि है वो निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित का मतलब ये है कि इस पत्र की, जो हमने सरकारी पत्र लिखा है, इसकी प्रतिलिपि हम किसी अन्य को भी भेज रहे हैं। जो हमने सेवा में लिखा था ना, उसको तो हम भेजेंगे ही भेजेंगे, सेवा में अ ब स जो नाम हमने लिखा था उसको तो भेजेंगे ही भेजेंगे पत्र को, लेकिन इस पत्र को जब हम सरकारी पत्र लिखते हैं तो उस पत्र की प्रतिलिपि हम अन्य लोगों को भी भेज सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को ना बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी भेज सकते हैं, और अपने ऑफिस में एक ऑफिस कॉपी के रूप में भी हम इसको सेव करके रखते हैं, जिसको हम गार्ड फाइल बोलते हैं। अभी हम इसका जिक्र यहाँ पर करेंगे। प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, तो इस तरीके से आप लोग इनका जिक्र कर सकते हैं। किस किस को भेजनी है प्रतिलिपि, तो जैसे 3-4 लोगों को आप यहाँ पर लिख देंगे, और इसी में से एक लास्ट में जो अन्य होगा उसमें आप लोग यहाँ पर गार्ड फाइल लिख देंगे। गार्ड फाइल का मतलब होता है कि हम अपने ऑफिस में इस पत्र को भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हैं, जिससे कि हमें भी रिकॉर्ड पता होगा कि यार हमने कौन सा पत्र भेजा था, कब भेजा था। तो गार्ड फाइल के रूप में वो ऑफिस में ही सेव हो जाता है, ऑफिस में ही हम उसको एक फाइल में रखे रहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, जब आपने गार्ड फाइल वाली चीज़ें लिख दी हैं, इसके नीचे से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे भवदी के नीचे से, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर नाम पदनाम लिखा, और फिर गार्ड फाइल के नीचे जो अगली लाइन होगी वहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर आज्ञा से। क्या लिखेंगे? आज्ञा से लिखेंगे, ठीक है। आज्ञा से लिखने के बाद नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे और फिर पदनाम लिख देंगे, नाम और पदनाम, ठीक है। आज्ञा से लिखेंगे, फिर लिख देंगे नाम और फिर लिख देंगे पदनाम, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज़ें लिखी। अब ये आज्ञा से नाम पदनाम का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। भवदी लिखा, भवदी के बाद हस्ताक्षर नाम पदनाम, और यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो किसके बारे में लिखी हैं, यहाँ पर प्रेषक के बारे में लिखी हैं जो पत्र को भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने किसके बारे में लिखा, जो पत्र को भेज रहा है, जो सेंडर है। यहाँ पर आज्ञा से नाम और पदनाम में किसका नाम और पदनाम आएगा, यहाँ पर भी तो नाम पदनाम है, तो किसका नाम पदनाम आएगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो भवदी में नाम पदनाम लिख रखा है, इसके निम्न लेवल पर कौन सा अधिकारी बैठा है, कौन सा कर्मचारी बैठा है। जैसे ये
सचिव है, अगर हमने मान लिया कि ये सचिव है, जो ये पत्र भेजने वाला है वो सचिव के नाम से पत्र जारी हो रहा है, ये प्रेषक कौन है, सचिव है। तो आज्ञा से नाम और पदनाम में किसका लिखेंगे हम, उप सचिव का लिखेंगे, उप सचिव का लिखेंगे। क्लियर हुआ। या फिर इसी व्यक्ति का भी लिखा हो सकता है, सचिव का भी हो सकता है, और उसके नीचे जो कर्मचारी है उससे एक लेवल नीचे या फिर उसके अंडर में जो भी कर्मचारी हैं उसका यहाँ पर नाम पदनाम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पत्र टाइप कर रखा है या फिर जो पत्र यहाँ पर इसका फॉर्मेट तैयार किया गया है उसका यहाँ पर नाम पदनाम आ जाएगा और भेजने वाले का यहाँ पर आ जाएगा। इसका एक मतलब ये भी होता है, भावधी और आज्ञा से का मतलब एक ये भी होता है कि यहाँ पर जब हम नाम पदनाम लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो सेवा में, जब हमने सेवा में लिखा था, सेवा में अ ब स, तो जब यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे तो ये जो सेवा में अ ब स है इसको हम पत्र भेज रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे आज्ञा से नाम पदनाम में, तब जितने भी ये प्रतिलिपि को भेजा जा रहा है इनको भी प्रेषित किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर नहीं कंफ्यूज होना है, आप लोग सिर्फ इतना लिख सकते हैं आज्ञा से नाम पदनाम, और इन चीज़ों में नहीं फंसना है। ठीक है, इन चीज़ों में नहीं फंसना है, तो ये ज़्यादा डिटेल में आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया नाम पदनाम, आज्ञा से ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पर अगली लाइन जब लिखेंगे पदनाम के नीचे से अगली लाइन में हम लिखेंगे संलग्नक, संलग्नक। ठीक है, यहाँ पर हम संलग्नक, अगर आप कोई फाइल अटैच कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है, संलग्नक का मतलब होता है आप लोग इसके साथ कोई अन्य भी पत्र, इसके पीछे से कोई भी प्रतिलिपि, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अटैच कर रहे हैं तो संलग्नक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो संलग्नक यहाँ पर आप लोग लिख देंगे यथोपरि, संलग्नक यथोपरि। तो इस तरीके से हमारा जो पत्र हो जाएगा वो सरकारी पत्र का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा, इतना क्लियर हुआ होगा आई थिंक। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को जो सरकारी पत्र है इसका फॉर्मेट क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार इस फॉर्मेट को आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, जैसे कि आप लोग अपना A4 साइज पे इस पत्र को, इस प्रारूप को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ जिसमें हम अर्ध सरकारी पत्र या फिर जो ये सरकारी पत्र है इसमें एक प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न को हल करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम सरकारी पत्र को लिखते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होंगी, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहना। थैंक यू सो मच।